हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद में जो स्टडी आती है वो एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड मतलब प्लांट डाइवर्सिटी की आती है। इसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ें। इसमें आपको NCERT 100% फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी काफ़ी ब्रॉड स्टडी है। डाइवर्सिटी में बहुत कुछ आता है, लेकिन NCERT ने 11th के हिसाब से आपको उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी एक्सप्लेन नहीं की है। तो हमें हर चीज़ को समझना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अंडरस्टूड होंगी, उन्हें एकदम से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो फिर डायग्राम के बेसिस पर आते हैं। वो डाइवर्सिटी जब पूरी की पूरी पढ़ी जाती है तब समझ में आती है। ठीक है, तो पहला लेसन है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड है, व्हाट आर लिविंग्स, जीवन क्या है, इस पर चर्चा होगी। प्लांट डाइवर्सिटी यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड है क्या? जब हम प्रकृति में अपने चारों ओर देखते हैं, तब विभिन्न प्रकार के जीव जो आकार, आकृति, रंग, रूप, आवाज, आदि के रूप में अलग अलग होते हैं। यह सभी जैव विविधता अथवा जीव संसार को प्रदर्शित करते हैं, अथवा जीव संसार को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ऐसे जैव विविधता दर्शाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं, या जैव संसार लिविंग वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। इनकी आकार अगर अलग अलग होते हैं, जीवन काल अलग अलग होता है, रंग अलग होता है, रूप अलग होता है,
इनकी फंक्शनिंग अलग होती है, इनके आवास अलग होते हैं, और इस तरीके से ये लिविंग वर्ल्ड को बनाते हैं, जैव विविधता को बनाते हैं। अब कहा जा सकता है कि वन पॉइंट 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियों को खोजा जा चुका है, खोजा जा चुका है। इनमें से 1.2 मिलियन प्रजाति जंतुओं की हैं, जबकि 0.5 मिलियन प्रजाति पौधों की मानी जाती है, पौधों की मानी गई हैं। मानी गई हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो देखा जाए, एक रॉबर्ट मे साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि प्रकृति में 7 मिलियन तक प्रजातियां हो सकती हैं, लेकिन आज जिन प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, जो वैज्ञानिक लेख में किताबों में वर्गीकृत हैं, उनकी वर्गीकरण हो चुकी है, वो उनकी जो संख्या है वो लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक बताई जाती है। तो अभी हमने जो खोज की है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी अन्य प्रजातियों की खोज होना बाकी है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक 12th में आपको मिलेगा, उसे हम यहीं पर लिख रहे हैं, रॉबर्ट मे के अनुसार प्रकृति में 7 मिलियन प्रजातियां हो सकती हैं, जो प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आवास आदि के अभाव में खोज के बिना प्रजातियों का विलुप्त होना चिंता का विषय है, मतलब ये सोचने वाली बात है
कि बहुत सारी प्रजातियां तो बिना खोजे ही प्रकृति से गायब हो रही है, और ये एक बड़ा ही डेंजरस पॉइंट है। हम इंसानों ने अभी तक उन प्रजातियों के बारे में कुछ समझा नहीं है, और वो प्रजातियां नेचुरल हैबिटेट के लॉस होने से, प्राकृतिक आवासों के ख़त्म होने से अब दुनिया से गायब हो रही है। तो ये इन सभी का, क्योंकि नेचर में बायोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रकृति में हर प्रजाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस भूमिका के तहत वो अपने काम को अंजाम देता है, और तभी हमारी प्रकृति में स्थायित्व बनता है। हमारे प्रकृति का जो इकोसिस्टम है, डाइवर्सिटी है, वो मेंटेन रहती है, जैव विविधता बनी रहती है, प्रकृति इस तरीके से एक स्थायित्व रूप में बनी रहती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये चीज़, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टडी आगे बढ़ाएंगे कि जीवन क्या है, क्या व्हाट आर लिविंग। तो अगली हेडिंग होना चाहिए जीवन क्या है, व्हाट आर लिविंग। ये यहाँ से एनसीईआरटी ने इसकी स्टडीज़ की है। तो सबसे हमें ये पहले यही समझना है कि आखिर जीवन क्या है। तो कहा जाता है कि लिविंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which express itself with their surrounding environment by various activities like growth, reproduction, metabolic activities and consciousness। इसका हिंदी वर्जन ये है कि प्रकृति के विभिन्न जीव जटिल रासायनिक अणुओं से मिलकर बनी हुई संरचना है, जो विभिन्न कार्यों के द्वारा अपने आप को वातावरण के प्रति अन्योन्य क्रिया दर्शाती हैं या वातावरण से इंटरैक्शन करती हैं। वातावरण के रिएक्शन से ही हम ये मान पाते हैं कि हाँ, ये जीव है और ये अजीब है। जो जीव है वो अपने आप को किसी न किसी प्रक्रिया के जरिए जीवित होना दर्शाएगा। तो कहा जाता है कि ये प्रक्रिया हो सकती है वृद्धि। अगर किसी जीव का, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो जीवित है। उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, इसका मतलब वो जीवित है। वो प्रजनन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी ही जैसी अन्य प्रजातियों को बना रहा है, तो जीवित है। वो संवेदना दर्शा रहा है, वो एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को उसके लिए रिएक्ट कर रहा है, उसमें रिस्पॉन्स कर रहा है, उसमें एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन शो कर रहा है, तो वो एक लिविंग माना जाएगा। हालांकि लिविंग के कैरेक्टर बहुत सारे माने गए हैं, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे उनमें श्वसन की प्रक्रिया होना चाहिए, जैसे उन्हें डिफरेंट सब्सटेंस के एक्सचेंज को शो करना चाहिए। तो ये सब एक्टिविटी भी लिविंग में कंसिडर की गई। लेकिन एनसीईआरटी ने मेनली 4 पॉइंट पर स्टडी की है कि जीवित वो हैं जिनमें वृद्धि हो, जिनमें रिप्रोडक्शन हो, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, जिनमें संवेदनशीलता हो, यानी कि कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं क्या जीव विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से
मिलकर बनी एक जटिल संरचना है, जटिल संरचना है जो वातावरण के प्रति, वातावरण के प्रति विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अन्योन क्रिया करती है, अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया करती हैं, जैसे वृद्धि मतलब ग्रोथ, दूसरा है प्रजनन, प्रजनन का मतलब है रिप्रोडक्शन, उसके बाद में है उपापचय, मेटाबॉलिज्म, तीसरा है, चौथा संवेदनशीलता, मीन्स कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जीव ये विभिन्न प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं, वृद्धि दर्शाते हैं, प्रजनन दर्शाते हैं, उपापचय क्रिया दर्शाते हैं, संवेदनशीलता दर्शाते हैं, वो एक्चुअली क्या कहलाएंगे, वो लिविंग कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक की स्टडी करेंगे कि व्हाट आर लिविंग्स मीन्स ये जीवन क्या है। जीवन क्या है, तो सबसे पहला जो शब्द है वो है ग्रोथ। मतलब वृद्धि। ठीक है, वैसे तो ये है कि वृद्धि हमने अभी वृद्धि एवं वृद्धि हार्मोन में पढ़ा था फिजियोलॉजी के अंदर, लेकिन फिर भी ग्रोथ यहाँ पर है, तो एक बार फिर से इसके कुछ अहम बिंदुओं को पढ़ते हैं। तो वृद्धि के लिए कहा गया है कि जीवों में अनुत्क्रमणीय रूप से
जैव भार, जैव भार एवं कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, वृद्धि कहलाते, वृद्धि कहलाते, वृद्धि कहलाते। ठीक है, मतलब ये दो ही कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए एनसीईआरटी की पहली लाइन में है कि इरिवर्सिबल इंक्रीमेंट ऑफ बायोमास एंड नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज ग्रोथ। ठीक है, इन दो शब्दों पर खास तौर से ध्यान रखना। अब बात आती है कि ये वृद्धि होती कैसे अजीवितों में। अच्छा, अब हम वृद्धि प्रोटोप्लाज्मिक तथा एपोप्लाज्मिक पदार्थों के द्वारा होती है। इन्हें हम डिफाइन आपको वृद्धि वाले हिस्से में कर चुके हैं। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस वो होते हैं जो जीव द्रव्य में ही बनते हैं, कोशिका के अंदर बनते हैं, तथा उनका जमाव भी कोशिका के अंदर ही होता है। एपोप्लाज्मिक पदार्थ वो हैं जो कोशिका के बाहर बनते हैं, कोशिका के अंदर बनते हैं, लेकिन उसका जमाव, उसका एक्युमुलेशन कोशिका के बाहर होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में दो ही, मतलब जीवों में दो ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो सेल होती हैं और वो सेल के बाहर का सब्सटेंस होता है। तभी तो याद करो, आपने सेल थ्योरी पढ़ी होगी। सेल थ्योरी में क्लियर कट लिखा है कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। मतलब जीवों का जो शरीर है वो कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। तो कोशिका क्या हो गई? प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थ, और कोशिका के उत्पाद क्या हो गए? एपोप्लाज्मिक पदार्थ। तो इनसे मिलकर बनी होती है। अब आगे उपचय अभिक्रिया, उपचय अभिक्रिया, अभिक्रिया की अपचय, अपचय अभिक्रिया से अधिक होने पर वृद्धि संपन्न होती है, संपन्न होती है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि जब एनाबॉलिक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कैटाबॉलिक रिएक्शन कम होती है, या कह सकते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन एक्सीड्स टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, देन लिविंग रिप्रेजेंट ग्रोथ, तभी जीवों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो उपचय अभिक्रियाएं अधिक हो, निर्माणकारी अभिक्रिया ज़्यादा हो और विघटनकारी अभिक्रिया कम हो, तभी जीव में एक पदार्थ का या सब्सटेंस का एक्युमुलेशन होता है और तभी हमें वृद्धि देखने को मिलती है।
अब ये कहा गया है कि पौधों में जो वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि विभज्योतक के कारण, विभज्योतक के कारण जीवन भर चलती रहती है, जबकि जंतुओं में एक समय सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है। और ऐसी परिस्थितियों में फिर ये सेल डिवाइड तो होती हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जहाँ कोशिका को रिप्लेस करना होता है, कोशिका को प्रतिस्थापित करना होता है, तभी उनमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, अब वृद्धि के लिए कहा गया है कि वृद्धि जीवों का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मतलब वृद्धि, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। ये वृद्धि होती है, यही जीवितों का कैरेक्टर हो ऐसा नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ परफॉर्म इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वृद्धि दोनों में होती है, जीवितों में भी होती है और अजीवित भी कहीं ना कहीं वृद्धि को दर्शाते हैं। ये बात भी है। ठीक है, तो कह सकते हैं वृद्धि जीवन का पारिभाषित लक्षण नहीं है। ये लाइन सबसे ज़्यादा खास है। ठीक है, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, पारिभाषित लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि जीवितों में, जीवित तथा अजीवित दोनों में होती है। ग्रोथ परफॉर्म इन बोथ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। कह सकते हैं जीवितों में वृद्धि आंतरिक है, जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, जबकि अजीवितों में वृद्धि बाह्यतम मानी जाती है, एक्सटर्नल बाह्यतम मानी जाती है। जैसे
जैसे मृदीय सतह बढ़ना, मृदीय सतह बढ़ना, ठीक है। बोल्डर्स का बढ़ना, पर्वतों में वृद्धि, ये रेत के टीले का निर्माण, ऐसे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें वृद्धि जो है इरिवर्सिबल भी होती है। मतलब एक होती है रिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल, और एक होती है रिवर्सिबल। तो अजीवितों में एक्सटर्नल ग्रोथ है और ये रिवर्सिबल फॉर्म में भी है। जैसे इसे हम किसी मृदा की सतह से देख सकते हैं। जैसे कभी किसी जगह पर एक बड़ा सा ऊंचा पहाड़ होता है, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा वो पहाड़ टूटकर नीचे मिट्टी में बदल जाता है ना, ऐसी बात भी है। या हम रेगिस्तान में देखें तो हवा के जरिए जो टीले बनते हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो टीला ख़त्म हो जाए और एक और टीले का निर्माण हो जाए, तो ऐसा भी होता है। अजीवितों में अजीवितों में अजीवितों में वृद्धि वृद्धि उत्क्रमणीय वृद्धि उत्क्रमणीय हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बाकी ग्रोथ आप पढ़ ही चुके हो, तो वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपको ये खास पॉइंट, खास शब्द याद रखने हैं। आप चाहें तो इसके बढ़िया से नोट्स भी बना लें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, ठीक है। अब कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो उस हिसाब से आपके लिए ये चीज़ें खास हो जाती हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे और वो सेगमेंट होगा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें कि रिप्रोडक्शन क्या है और जीव रिप्रोडक्शन क्यों दर्शाते हैं, क्यों संपन्न करते हैं, ये क्लियर। ऐसे तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अगला सेगमेंट है प्रजनन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रजनन, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सेकेंड कैरेक्टर है लिविंग्स का, वो समझना। कहा जाता है यह जीवों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
द्वारा, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपने ही समान अन्य जीवों का निर्माण करते जिससे प्रकृति को स्थायित्व प्राप्त होता है क्योंकि इसके द्वारा मृत्यु द्वारा होने वाली जीवों की कमी को पूरा किया जाता है। अब आप सोचो कि रिप्रोडक्शन एक जीव करता क्यों? क्योंकि प्रकृति में हर जीव ये चाहता है कि हमारे ही समान, हमारे ही जैसे अन्य जीव प्रकृति में विद्यमान हो, प्रेजेंस हो, जिससे हमारी ही प्रजाति सबसे ज़्यादा विकसित स्वरूप में पाई जाए। ये हर जीव का नियम है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। तो जीव अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हुए अपने ही समान अन्य जीवों का निर्माण करते हैं, जिससे होता क्या है, इससे प्रकृति को स्थायित्व मिलता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु भी एक सच्चाई है। जो जन्मता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मृत्यु के बाद उस प्रजाति का नुकसान होता है, वो प्रजाति प्रकृति से विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नई प्रजाति नहीं बनेगी तो प्रकृति को स्थायित्व मेंटेन नहीं होगा, प्रकृति नष्ट हो सकती है। तो कहा जाता है कि प्रजनन द्वारा उत्पन्न प्रजातियों से मृत्यु द्वारा होने वाली क्षतिपूर्ति को कंप्लीट किया जाता है। इससे उस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो प्रकृति में बनी रहती हैं, और प्रकृति में बनी रहती हैं तो फिर प्रकृति को एक स्टेबिलिटी, स्थायित्व मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिप्रोडक्शन का महत्वपूर्ण पॉइंट है ये चीज़। ठीक है, अब बात आती है कि ये दोनों तरीके से होगा, अलैंगिक भी और लैंगिक भी। तो कह सकते हैं जीव अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन संपन्न करते हैं।
ठीक है, ये दोनों प्रकार से प्रजनन को संपन्न करते हैं। क्लियर? ये ऐसे संपन्न करते हैं। अब अलैंगिक जनन कैसे होता है समझे। कवक जैसे पेनिसिलिन, एस्परजिलस, आदि। कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर, द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये बात हो गई। अब कुछ सवाल हैं। हाँ, मॉस का प्रोटोनिमा है ना, और कवक है, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी अलैंगिक जनन करते हैं। याद रखना इन सब चीज़ों को। ठीक है, कह सकते हैं तंतुमय शैवाल जैसे एक दो नाम लिख लो। यूलोथ्रिक्स, कवक, बहुत सारे। ठीक है, मॉस जैसे फ्यूनेरिया, के प्रोटोनिमा, विखंडन की प्रक्रिया करते हैं। कैसे? टुकड़ों में टूट जाते हैं। विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब आती है प्लेनेरिया। अच्छा, ईस्ट तथा हाइड्रिला, ईस्ट तथा हाइड्रिला ले मुकुलन, ठीक है। मुकुलन का मतलब होता है जैसे एक ईस्ट है, इसमें एक छोटी सी ईस्ट और बन जाए, है ना, तो ये मुकुलन, इसे हम बड कहते हैं। ये मुकुलन द्वारा प्रजनन दर्शाते हैं, प्रजनन करते हैं ऐसे। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है रीजनरेशन। प्लेनेरिया
नेरिया, ठीक है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, रीजनरेशन द्वारा प्रजनन करता है, प्रजनन करता है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर ये प्लेनेरिया है सपोज, ठीक है, ऐसे, ये अगर प्लेनेरिया है, ठीक है, प्लेनेरिया, तो इसके कितने भी पीसेज हो जाए, टुकड़े हो जाए, जैसे एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा। ऐसे इससे भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा, ऐसे इससे भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा। ऐसे तो सबसे एक एक प्लेनेरिया बन जाएगा, मतलब शरीर के जितने भी टुकड़े होंगे उतने टुकड़े में से एक एक प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। 3 टुकड़े हुए तो 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ये अलैंगिक जनन के द्वारा ये प्रजनन दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, वो ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब हम रिप्रोडक्शन की स्टडी करने जाते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे ईस्ट है, अमीबा है, ये विखंडन के द्वारा प्रजनन दर्शाते हैं। तो कहा यह जाता है कि यहाँ तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई हैं, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना तो एक तरीके से ग्रोथ भी हो जाती है। तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रजनन एवं वृद्धि को एक दूसरे का पर्यायवाची, सिनोनिम्स माना जाता है। तो कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट, अमीबा आदि में विखंडन द्वारा जीवों की कोशिकीय संख्या बढ़ती है, कोशिकीय संख्या बढ़ती है, तब यह वृद्धि को भी प्रदर्शित करते। ओके, अब देखो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी, इरिवर्सिबल इंक्रीमेंट ऑफ बायोमास एंड नंबर ऑफ सेल। अब जब अमीबा है तो अमीबा
ये तो विखंडन कर रहा है, तो एक अमीबा विखंडित होकर 2 में कन्वर्ट होगा, बैक्टीरिया 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, तो इनकी संख्या भी तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रोथ भी हो गई। इसीलिए एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन को यानी कि रिप्रोडक्शन को वृद्धि का पर्यायवाची माना गया। यानी कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट एंड अमीबा। अतः इनमें प्रजनन एवं वृद्धि को एक दूसरे का पर्यायवाची सिनोनिम्स माना जाता है। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ये बात हो गई। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पहलू है कि रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे या नहीं। तो कह सकते हैं प्रजनन को जीवितों का पारिभाषित लक्षण नहीं माना गया है, नहीं माना गया है। क्यों गया है? क्योंकि प्रकृति में अनेकों जीव संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन संपन्न नहीं करते हैं। जैसे श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है, किन्नर, म्यूल जिसे हम खच्चर कहते हैं, आदि। अच्छा, वांध्य कपल, ऐसा जोड़ा जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, कह सकते हैं वांध्य स्टराइल दंपत्ति, कपल, स्टराइल कपल आदि। ठीक है, तो आप इन्हें क्या इनकी नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते? मतलब इन्हें मृत तो नहीं माना जा सकता, ये जीवन भर वृद्धि नहीं करते, प्रजनन नहीं करते, तब भी तो ये जीवित हैं। इसीलिए प्रजनन को जीवितों का पारिभाषिक लक्षण नहीं माना गया।
तो स्टार्टिंग में जो दो हैं, एक है वृद्धि और एक है प्रजनन, इन दोनों को ही जीवन का परिभाषित कैरेक्टर नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि वृद्धि जीवितों के साथ अजीवितों में भी होती है, और प्रजनन के केस में ये बात कही गई है कि कुछ जीव जीवन भर प्रजनन करते ही नहीं हैं, तो हम उन्हें मृत नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट इंक्लूडेड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन आगे के जो दो कैरेक्टर हैं, एक है उपापचय और एक है संवेदनशीलता, कॉन्शियसनेस, इन दोनों को ही जीवितों का पारिभाषिक लक्षण माना गया है। बोथ आर इंक्लूडेड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते रहें। क्लियर? तो ये चीज़, ये विखंडन और ये मुकुलन, ये सारी चीज़ें आपके सामने है। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन में बातें ये सारी हो गई। yes, of course, no non-living object is capable to reproduce and replicate by itself. यहाँ एक लाइन और जोड़ी जा सकती है। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है कि कोई भी अजीवित कभी भी प्रजनन प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कई जीव हैं जो जीवन भर प्रजनन दर्शाते ही नहीं हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें। डाइवर्सिटी, नो डाउट आपने इनिशियल क्लासों से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। डाइवर्सिटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगी, है ना। इसमें डायग्रामेटिक स्टडी बहुत आती है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है तो उतना नहीं है ना। हम अच्छे से इसको कवर अप करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।